के 4 महीने तक किसान पड़े रहे, धूप में, सर्दी में, बरसात में, कोई सुविधा नहीं थी, सड़कों पे पड़े थे और प्रधानमंत्री का घर 10 किलोमीटर दूर था। कोई उनसे बात करने नहीं आया। 750 किसान मर गए। कुतिया भी मरती है तो दिल्ली से शोक संदेश जाता है, लेकिन जहां नौजवानों ने खड़े होकर सत्ता पलटी है, आप खड़े हो जाओगे तो सत्ता पलट जाएगी। आप खड़े हो जाओगे तो या तो ये सुधर जाएंगे या भाग जाएंगे। जिस दिन 370 हटनी थी, उसके एक दिन पहले शाम को मुझे होम मिनिस्टर जी का फोन आया और उन्होंने कहा कि सतपाल एक लेटर सुबह भेज दो कि ये धारा हटनी चाहिए और उसको मैं राज्यसभा में पेश करके पास करवा लूंगा। मैं तो कश्मीर का गवर्नर था, मैं तो बॉर्डर पे जाता था सब जवानों के बीच में, और आपको एक बात बताऊं, वहां पत्थरबाजी बहुत होती थी जिसमें जवान आगे आगे भाग रहा होता था और लफंगे लड़के उसको मारते हुए चले जाते थे। मैंने पूछा जवानों से, भाई क्यों पिटते थे आपके जी, क्या करेंगे? हम मार देंगे तो महबूबा हम पे मुकदमा कर देगी। तो मैंने कहा कि पत्थर लगते ही पलट के गोली मार देना, मैं हूं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुख्य अतिथि सत्य, न्याय, निष्ठा और ईमानदारी के पर्याय 5 राज्यों के राज्यपाल रहे महामहिम श्री सत्यपाल मलिक साहब से विनम्र प्रार्थना है कि आज राजस्थान विश्वविद्यालय के इस परिसर में युवा तरुणाई को आप अपने महत्वपूर्ण संबोधन से कृतार्थ करें। हम सबके आदरणीय एक बार जोरदार करताल ध्वनि के साथ में अभिनंदन महामहिम श्री सत्यपाल मलिक साहब का। साइड में हो सम्मानीय डीसी साहब, हमारे बहुत कर्मठ और प्रभावी विधायक लाडनू मुकेश भाकर जी और स्टूडेंट यूनियन के चुने गए नए नए अध्यक्ष श्री निर्मल चौधरी जी। निर्मल चौधरी के बारे में मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि मैंने इसके तेवर पिछले 2 महीने में जो देखे हैं, मैं आपको ये आश्वस्त कर सकता हूं कि ये बहुत दूर तक जाएगा। ये विधानसभाओं और लोकसभाओं की गरिमा बढ़ाएगा और आपका नेतृत्व बहुत सार्थक तरीके से करेगा और मेरी पूरी शुभकामनाएं इनके लिए हैं कि जीवन भर इसी तरह से, इसी तेवर से, इसी अंदाज से करते रहें। बहुत बहुत आपको बधाई। अब मैं यहाँ आने का जब मुझे कहा मुकेश जी ने, तो मैंने तत्काल में बिना डायरी, यूनिवर्सिटी में कभी बुलाया जाता हूँ तो बिना डायरी देखे हाँ कर देता हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जाना मेरे लिए ऐसा है जैसी माँ की गोद में जाना। मैं 2 साल का था तब मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। मेरी माँ थी विधवा 26 साल की, उनको ऑप्शन था दूसरी शादी करने का, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने बेटे को बड़ा करूंगी। तो मैं 8 साल का अपनी खेती देखने लगा था और मेरी एक इच्छा थी कि मैं विश्वविद्यालय में जाऊं। उन्होंने मुझे पूरी ताकत लगा के यूनिवर्सिटी में भेजा, जहां मैं अगले ही दिन, अगले ही साल प्रेसिडेंट चुना गया और 3 साल लगातार मेरठ यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा। जब आखिरी साल आया तो मुझे चौधरी चरण सिंह जी ने बुलाया, सर्किट हाउस में ठहरे थे वो, और अकेले में उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कहा कि बेटा मेरी उम्र देख रहे हो? मैं कहा जी हाँ बताओ। कहने लगे ये पार्टी बनाई है मैंने किसानों की, मेरे 30 एमएलए चुने गए बेईमान मुझे छोड़ के चले गए हैं, तुम मेरा साथ दो। मैंने कहा ठीक है साहब, हुक्म करो। उन्होंने कहा कि मेरी पब्लिक मीटिंग है शाम को जिमखाना में, बिना किसी से मशवरा किए तुम जाके ज्वाइन कर लो। तो मैं इतना भावुक में हो गया उनकी बात से कि मैं सीधे गया और मैंने उन्हें ज्वाइन कर लिया। उसके बाद उन्होंने पूरी पार्टी कमोबेश मेरे हाथ में दे दी, तो मैं एमएलए भी रहा, राज्यसभा में रहा, लोकसभा में रहा, मिनिस्टर रहा और फिर ये जो अंतिम काम था गवर्नरी का ये भी किया।
लेकिन मैंने कभी भी, चूंकि उनसे मैंने सीखा था, मैंने ये बात कही नरेंद्र मोदी जी को कि मैं जिसका शिष्य रहा हूं उसने मुझे कहा था कि अपने वर्गों का जब सवाल आए तो कोई समझौता मत करना। मैंने जब देखा कि 4 महीने तक किसान पड़े रहे, धूप में, सर्दी में, बरसात में, कोई सुविधा नहीं थी, सड़कों पे पड़े थे, और प्रधानमंत्री का घर 10 किलोमीटर दूर था, कोई उनसे बात करने नहीं आया। 750 किसान मर गए। कुतिया भी मरती है तो दिल्ली से शोक संदेश जाता है, लेकिन उनके लिए किसी ने कुछ नहीं कहा। तो मेरे से नहीं रहा गया, मैं अपना इस्तीफा जेब में रख के और प्रधानमंत्री से मिलने चला गया। और मैंने उनसे कहा कि साहब ये बैठे, इनसे आप बात कर लो, इस किस्से को किसी खूबसूरती से किसी तरह निपटा दो। तो इतने घमंड में थे, उन्होंने कोई नहीं सतपाल भाई चले जाएंगे। तो मैंने कहा आप इनको जानते नहीं है, ये तब जाएंगे जब आप चले जाओ। ये या तो अपनी बात मनवा के जाएंगे या आपको हटवा के जाएंगे। और वो बात उनको उस दिन नहीं समझ में आई। मैंने उनको इंगित किया कि जो सिख हैं, इनके तो गुरु ने अपने 4 बेटे कटवा दिए थे, समझौता नहीं किया था। और हमारे वाले तो हर तीसरे महीने आगरा के लाल किले पे चढ़े रहते थे, कभी चौखट फाड़ लेते थे, कभी अकबर की कब्र खोद लाते थे। तो मैं कहा ये पहले ये पता कर लो आप किससे लड़ रहे हो, इनको आप परास्त करके या खाली हाथ नहीं भेज सकते हो। तो बात उनकी समझ में आई, देर से आई। तो उन्होंने फिर माफी मांगी और 3 कानून वापस लिए जिनको वो गीता का उपदेश समझ रहे थे। एनीवे, अभी भी नियत सरकार की किसानों के प्रति अच्छी नहीं है। अभी भी जो एमएसपी का मामला है वो सॉर्ट आउट नहीं किया है, लेकिन किसानों ने भी कह दिया है कि अभी हमने धरना उठाया है, संघर्ष वापस नहीं लिया है। तो वो लड़ाई फिर होगी और मैं इसीलिए दिल्ली से चला था। 15-20 जगह राजस्थान में अभी गया हूँ और सब जगह मैंने कहा कि जब आप सड़क पे बैठोगे मैं आऊंगा, आपके साथ बैठूंगा। मैं गवर्नरी का मेरा आखिरी साल था, छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन मुझे एक मिनिस्टर ने, मैं जिसका नाम नहीं लूंगा, उसने कहा खुद मत छोड़ जब तक ये ना कहे। मैं ठीक है। तो एनीवे, मैं रिटायर हो गया पिछली 4 तारीख को, और उसके बाद मैं फ्री हूं, मैं कहीं घूम सकता हूं, कुछ भी बोल सकता हूं। अब मैं निर्मल जी आपके लिए एक बात कहना चाहता हूं, वो ये है कि देश का जो हाल है आज, इसको सिर्फ और सिर्फ ये युवा शक्ति बचा सकती है। नेताओं में कुछ नहीं बचा। नेता तो चुने जाते ही दौलत के पीछे भाग लेते हैं। इनमें दम है, इनमें कुर्बानी का मादा है, ये लड़ सकते हैं, ये संगठन या बिना संगठन भी लड़ सकते हैं। तो इनकी गर्मी को बरकरार रखिएगा और इसको कभी हल्का मत होने देना। 2-3 और चीजें मैं कहना चाहता हूं, आपका वक्त ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं बिहार में गवर्नर था पहली बार, तो वहां 12 यूनिवर्सिटी हैं, सबका मैं चांसलर था। तो उनके जब कॉन्वोकेशन होते थे तो मैं उसमें जाता था। हर कॉन्वोकेशन में अगर 25 गोल्ड मेडल होते थे तो वीसी साहब 5 लड़कों के होते थे और 20 लड़कियों के होते थे। यही रेशो करीब करीब यहाँ भी है, सब जगह यही है। तो मैंने लड़कों से कहा कि बेशर्मो, तुम तो रोटी भी बनाना नहीं जानते, ये मुक्केबाजी का भी मेडल यही लाएंगी, कुश्ती का भी यही लाएंगी, और बाकी चीजों का भी यही मेडल लाएंगे, और पढ़ाई का भी यही लाएंगे। तो संभल जाओ, कुछ करो, नहीं बर्बाद हो जाओगे। खैर, लड़कों की तो दूसरी बात, वो उसके लिए जिम्मेवार हम ही लोग। शाम को बेटी से तो पूछते कहाँ गई थी, इनसे नहीं पूछते कहाँ गए थे। तो नतीजा ये है कि 17 साल का होते इनको नशा पकड़ लेता है, ये और अलामत में लग जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। तो मैं नौजवान दोस्तों से कहूंगा कि आपके कंधों पे बड़ा भार है। देश इस वक्त बहुत खराब स्थिति में है। देश जिनके हाथ में है उनको आपकी, किसानों की, गरीब की कोई परवाह नहीं है।
जिस तरह की बेरोजगारी है, जिस तरह की महंगाई है, उसकी तरफ ये मुड़ के भी नहीं देख रहे हैं। तो युवा शक्ति मैं तो 10 जगह की मिसाल दे सकता हूं जहां नौजवानों ने खड़े होकर सत्ता पलटी है। आप खड़े हो जाओगे तो सत्ता पलट जाएगी, आप खड़े हो जाओगे तो या तो ये सुधर जाएंगे या भाग जाएंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई निर्मल जी इनके कंधे पे आप डालो और घूमो सारे विश्वविद्यालयों में और एक जागृति पैदा करो कि लड़ाई आपकी है, देश की, गरीब की, कमेरे की, मजदूर की, नौजवान की। अब एक फौज होती थी, देखिए आप किसान को दाम नहीं दे रहे हैं, एमएसपी नहीं दे रहे हैं, एक फौज में उसका लड़का चला जाता था, वो भी खत्म कर दी। उसमें वो अग्निवीर ले आए, अग्निवीर में सिर्फ 3 साल की नौकरी होगी, कोई पेंशन नहीं होगी। मैं तो कश्मीर का गवर्नर था, मैं तो बॉर्डर पे जाता था सब जवानों के बीच में, और आपको एक बात बताऊं, वहां पत्थरबाजी बहुत होती थी, जिसमें जवान आगे आगे भाग रहा होता था और लफंगे लड़के उसको मारते हुए चले जाते थे। मैंने पूछा जवानों से, भाई क्यों पिटते थे आपके जी, क्या करें, हम मार देंगे तो महबूबा हम पे मुकदमा कर देगी। तो मैंने कहा कि पत्थर लगते ही पलट के गोली मार देना, मैं हूं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और पत्थरबाजी 100% बंद हो गई, नई भर्ती बंद हो गई। श्रीनगर शहर में टेररिस्ट घुसने की हिम्मत नहीं करता था, अब तो घुस के आईजी मार दिया उन्होंने जिस दिन प्रधानमंत्री जा रहे थे। तो अगर इरादा होता है तो फिर कुछ नहीं गड़बड़ होती है। जिस दिन 370 हटनी थी, उसके एक दिन पहले शाम को मुझे होम मिनिस्टर जी का फोन आया और उन्होंने कहा कि सतपाल एक लेटर सुबह भेज दो कि ये धारा हटनी चाहिए और उसको मैं राज्यसभा में पेश करके पास करा लूंगा। मैंने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया और मैंने कहा ये लेटर सवेरे सवेरे 11 बजे से पहले अमित शाह साहब के पास पहुंच जाना चाहिए। तो मेरे से बोले हटा रहे हो? मैं कहा जी हाँ हटा। कहले 1000 आदमी मारना पड़ेगा। मैं कहा क्यों? कहले थानों पे चढ़ जाएंगे, हथियार छीन लेंगे, पुलिस बगावत कर देगी। मैं कहा तुम चिट्ठी भेजो, कुछ यहाँ चिड़िया भी नहीं बोलने। चूंकि मैंने 6 महीने वहां एक ही काम किया था, हालांकि आपको अच्छा नहीं लगेगा कि मैं अपने मुंह से कोई बात कह रहा हूं, पर यह बात सब जगह नहीं बताई जा सकती इसलिए बता रहा हूं। वहां की आम जनता में जाके मैंने कहा कि देखो तुम्हारे बच्चे मरते हैं, इन नेताओं के सब लंदन में पढ़ रहे हैं, और 250 में प्रेस करके कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टेररिस्ट को मैंने इनवाइट किया कि तुम आओ और राजभवन में मेरे साथ लंच करो, मुझे समझा दो कि 250 लड़के दुनिया की 3रे नंबर की फौज को कैसे हरा दो, क्या हासिल होना, सिर्फ तुम्हें मरना है। तो तुम बिजली का तार पकड़ के भी मर सकते हो। तो उससे इतना डिमोरलाइजेशन हो गया कि जब 370 हटी तो हर आदमी हैरत में, महबूबा कहती थी खून की नदियां बह जाएंगी। मैंने कहा कुछ नहीं होने का, यहाँ आप बेफिक्र रहो। आप हैरत करोगे कि चिड़िया भी नहीं बोली। 3 चीफ मिनिस्टर पुराने गिरफ्तार होके चले गए, किसी ने कुछ नहीं कहा, अगर कहा तो यही कहा कि इन्हें जल्दी मत छोड़ना। तो कुल मिला के अगर आपका हौसला होता है तो हर चीज हल होती है। एक और मैं वहां का जिक्र करना चाहूंगा, और ये था कि वहां बड़े पैमाने पे जमीनों का कब्जा कर रखा था नेताओं ने रोशनी एक्ट करके, और बड़े बड़े बंगले आलीशान बना रखे थे। मैंने वो सब कैंसिल करके सब बंगले खाली, सब की सीबीआई इंक्वायरी, और पूरी जम्मू के चारों तरफ जितनी जमीनें खाली थी वो 3 लेफ्टिनेंट जनरल वहां पढ़ते थे, एक लद्दाख का, एक कश्मीर का, एक जम्मू का। तीनों को बुला के उनको कहा कि तुम्हें जितनी जमीन की जरूरत हो मैं देता हूं। वो सारी जमीन मैंने फौज को दे दी, और फौज का हौसला बढ़ गया। चूंकि ब्रह्मोस वगैरह मिसाइल जो हैं ये कैंट में नहीं रखे जा सकते, इनके लिए अलग जगह चाहिए। तो वो सारी उनको मिल गई और वो सब बड़े आश्वस्त हो गए, खुश हो गए। हाँ, पानी का मुझे प्रॉम्प्ट कर रहे पीछे से। मैं एक दिन अपने घर पे बैठा था, सवेरे सवेरे मुझे गडकरी जी का फोन आया, सतपाल भाई क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा। कहने लगे तो ये अमरिंदर सिंह बैठे मेरे पास, इनसे बात कर लो। अमरिंदर मेरे दोस्त हैं,
मैंने उनका फ़ोन लिया, मैं कहा कैसे भाई साहब क्या हुक्म है? तो उन्होंने कहा कि 40 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा और कश्मीर का रावी के पानी पे समझौता हो जाए, लेकिन ये लोग होने नहीं देते, ना फारूक ना महबूबा, और नतीजा ये है कि सारा पानी पाकिस्तान को चला जाता है। तो मैंने कहा साहब अपने इरिगेशन मिनिस्टर को आप भेज दो, 15 मिनट में करा दूंगा। तीसरे दिन उन्होंने भेजा। मैंने पूछा भाई क्या है, बोन ऑफ कंटेंशन क्या है? उन्होंने कहा सर ये है कि कंट्रोल किसका रहेगा। मैंने कहा किसी का नहीं रहेगा, जॉइंट सुपरविजन रहेगा, ये लिख दो। ये लाइन लिख दी, 15 मिनट में समझौता हो गया, दस्तखत हो गए, मिठाई बंट गई और वो बांध लगभग बन गया है। और आपको ये जान के प्रसन्नता होगी कि 6,500 हेक्टर तो सिंचाई बढ़ी पंजाब की, और कंडी एरिया था एक, शाहपुर कंडी उसको बोलते हैं एग्रीमेंट को, कंडी माने सूखा एरिया था जम्मू का, 28,000 हेक्टर उसमें सिंचाई बढ़ी। उसके बाद भी पानी बचेगा, वो हरियाणा और राजस्थान को मिलेगा। एक बूंद भी पाकिस्तान को नहीं जाएगी, एक बूंद भी। तो बहुत तरह की चीजें चल रही थी इस तरह की। खैर एनीवे वो लंबा हो जाएगा। मैं अब आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ, ये जो शिक्षा है ये जितना एम्पावर करती है आदमी को, कोई चीज नहीं करती। ये जो बच्चियां हैं हमारी, इनको तो खैर हम पैदा भी नहीं होने देना चाहते। हम तो ये पता करा के कि बेटा होगा कि बेटी, इनको मरवाई देते हैं। लेकिन जब ये पैदा हो जाती है, जब ये दाखला इनका हो जाता है, यूनिवर्सिटी में पहुंच जाती है, तो ये आगे तक जाती है। और मैं इन बच्चियों को भी कहना चाहता हूं कि आप पढ़ो, आपको ना आपके हस्बैंड की इनकम एम्पावर करेगी, ना बाप का दहेज एम्पावर करेगा, ना ससुराल की दौलत एम्पावर करेगी, आपकी शिक्षा आपको एम्पावर करेगी। और मैं उसकी एक मिसाल देना चाहता हूँ।